कल की क्लास में हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण बातें जानी थी उपसय संयोजक रसायन की। आज की क्लास में फिर हम आगे बढ़ते हैं। कल की क्लासों में हमने ये जान लिया था कि एक तरह से दंतुकता क्या होती है, एक दंतुक लिगेंड क्या होते हैं, दो दंतुक क्या होते हैं, और इस प्रकार से उनके बारे में काफ़ी डिस्कस भी किया था। अब हम एक टॉपिक अपने पास समन्वय बहुफलक, जिसको कहते हैं हम कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। तो इसके लिए आप देखिए, जैसे मान के चलिए कि ये हमारे पास एक संकुल यौगिक का मतलब मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे जो बड़े कोष्ठक में बंद है वो संकुल यौगिक है। सबसे पहले जैसे निकिल है, ये 4 साइनाइड लिगेंडों से जुड़ गया। ठीक, इसका मतलब 4 CN इसके साथ एक एक करके एक उपसय संयोजक बंध बनाएंगे तो कुल उपसय संयोजक बंधों की संख्या आपका क्या हो गई, 4। इसके अलावा लें FeNH3 का 6, इसने किसने बना लिए, 6 बंध। हो सकता है FeH2O का होल 5, इसने 5 भी बना दिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर केंद्रीय धातु आयन से बनने वाले बंधों की संख्या, उपसय संयोजक बंधों की संख्या या बंध बनाने वाले लिगेंडों की संख्या 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 8 भी हो जाती है, 7 भी हो जाती है, इस तरह से होती है। मूल रूप से 4, 5 और 6 होती है। ठीक है, अगर हम इसको कॉमन रूप से, ये क्या है, धातु, धातु को बोलते हैं मेटल, तो धातु को तो M मान लेते हैं। ये क्या है, लिगेंड है, इनको L मान लेते हैं। ये M मेटल और ये क्या है, L। तो हम ये लिख सकते हैं कि हमारे पास 4, 5, 6 3 उपसय संयोजक संख्याओं को हम लेके देखें, यही है हमारे कोर्स में। तो देखें ML4, एक तो ये है जिसमें 4 लिगेंड हो, केंद्रीय धातु M है, लिगेंड 4 है। दूसरा हो सकता है ML5 और तीसरा कौन हो सकता है, ML6। ठीक, अब केंद्रीय धातु आयन के संग 4 लिगेंड बंध बनाएंगे, यहाँ पे 5 बनाएंगे और यहाँ पे कितने बनाएंगे, 6 बनाएंगे। अगर 4 लिगेंड बंध बनाएंगे तो वो कैसे व्यवस्थित होंगे, संरचना कैसी बनेगी। तो देखिए, ये तो है धातु आयन, कोई भी आवेश हो सकता है, इस पर M+N लिख दिया मैंने। एक लिगेंड इस दिशा से बंध बना ले, दूसरा इस दिशा से, तीसरा इस दिशा से, चौथा इस दिशा से। तो यदि लिगेंडों की संख्या 4 होती है तो वो केंद्रीय धातु आयन के चारों ओर टेट्राहेड्रल यानी चतुष्फलकीय ज्योमिति में विन्यासित हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि एक केंद्रीय धातु आयन है, चारों लिगेंड इससे वर्ग की शेप में व्यवस्थित हो जाए, 1 2 3 4। तो कुल मिलाकर के जब लिगेंडों की संख्या 4 होती है तो वो केंद्रीय धातु आयन के चारों ओर या तो चतुष्फलकीय ज्योमिति में व्यवस्थित होते हैं या फिर वर्गाकार ज्योमिति में व्यवस्थित होते हैं। अगर चतुष्फलकीय ज्योमिति में व्यवस्थित होते हैं तो संकरण होता है sp3, और अगर वर्गाकार में होते हैं तो संकरण होता है dsp2। गिन सकते हैं 1 2 और 2 4, 1s 3p 4। तो 4 के लिए कितना हो गया, 2 प्रकार, चतुष्फलकीय और वर्गाकार। अब बात करते हैं 5 के लिए। 5 के लिए 2 व्यवस्थाएं हमारे पास। ये मेटल लिगेंड है, इसमें क्या है, 3 लिगेंड तो त्रिभुज के रूप में जुड़ जाते हैं। ठीक, ये तो मेटल था, 3 क्या है, 3 तो त्रिभुज के रूप में, और 2 इनके ऊपर इस तरह से खड़े बंध आ जाते हैं जिनको हम कहते हैं पिरामिड। ठीक है, तो ये देखिए क्या बन गया, एक तो त्रिभुज बन गया और 2 पिरामिड बन गए। तो इस संरचना का नाम होता है त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय। किस नाम से जानी जाती है, त्रिभुजीय द्विपिरामिड। एक एक करके देखते चलें। 4 होने पर चतुष्फलकीय या वर्गाकार में विन्यासित हुए, 5 होने पर एक तो तरीका हो गया त्रिभुजीय पिरामिडीय, और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, 5 होने पर दूसरा तरीका हो सकता है, ये मेटल लिया, इससे 4 लिगेंड तो वर्गाकार शेप में जुड़ गए। ठीक, और एक लिगेंड कितने रह गया, 1 रह गया, तो एक इसके ऊपर पिरामिड के रूप में आ गया है। तो देखिए ये तो वर्ग बन गया, जो खड़ा बंध होता है उसको पिरामिड मान के चलते हैं। तो यहाँ पे तो त्रिकोणीय त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय, यहाँ पे वर्ग है और एक ही पिरामिड है, इसका नाम हो जाएगा वर्गाकार पिरामिडीय। तो जब 5 लिगेंड होते हैं तो वो कौन सी शेप में विन्यासित होते हैं, या तो
त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय और या फिर वर्गाकार पिरामिडीय में। अब अगला देखें 6 होने पर, जब हमारे पास 6 लिगेंड होंगे तो 6 लिगेंड में हमारे पास केवल एक ऑप्शन रह जाता है कि एक तो वर्ग के रूप में 4 विन्यासित होते हैं और 2 लिगेंड जो होते हैं वो इस तरह से विन्यासित होते हैं खड़े बंधों के रूप में। इस संरचना को हम लोग अष्टफलकीय यानी ऑक्टाहेड्रल संरचना कहते हैं। तो जो ML6 है यानी 6 लिगेंड वाली केवल अष्टफलकीय ज्योमेट्री दर्शाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बात निकल करके आई है हमारे पास मेन इसमें, अगर केंद्रीय धातु आयनों से बनाए जाने वाले बंधों की संख्या 4 हो तो हमारे पास 2 तरह की ज्योमेट्री है, चतुष्फलकीय और दूसरी है वर्गाकार। अगर 5 हो गई संख्या तो कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी त्रिभुजीय द्विपिरामिडी और दूसरी कौन सी हो जाएगी? वर्गाकार पिरामिडी। और अगर ये संख्या 6 होती है तो फिर ज्योमेट्री हो जाती है अष्टफलकीय। इसे टेट्राहेड्रल कहते हैं, इसको स्क्वायर कहते हैं। ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, ये है स्क्वायर पिरामिडल और वो है ऑक्टाहेड्रल। ठीक, तो अब हमारा चूंकि टॉपिक ये नहीं है, ये है समन्वय बहुफलक क्या होते हैं। तो केंद्रीय धातु आयन के चारों ओर लिगेंड जिस ज्योमेट्री में विन्यासित होते हैं, कौन सी में हो रहे हैं? चतुष्फलकीय, वर्गाकार, त्रिभुजीय, सब तरह के। तो केंद्रीय धातु आयन के चारों ओर लिगेंड जिस ज्योमेट्री में विन्यासित होते हैं या व्यवस्थित होते हैं उसे ही हम समन्वय बहुफलक कहते हैं। तो ये सारी की सारी ज्योमेट्रियाँ अपने आप में समन्वय बहुफलक हैं। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया कि केंद्रीय धातु आयन के चारों ओर लिगेंड जिस ज्योमेट्री में विन्यासित होते हैं उसे समन्वय बहुफलक कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए इन चीज़ों का। अब देखें आगे अगला टॉपिक। यहाँ पे एक बात देखेंगे, जैसे हमारे पास K4 FeCN का होल 6, अगर आपसे पूछा गया कि केंद्रीय धातु आयनों के साथ कितने लिगेंड कितने उपसह संयोजक बंध बनाएंगे, लिगेंड कितने जुड़े हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बात ये है कि लिगेंड कितने उपसह संयोजक बंध बनाएंगे। तो यहाँ देखें ये कैसा लिगेंड है, एक दंतुक, तो टोटल कितने बंध बनेंगे? 6। तो किसी भी संकुल में केंद्रीय धातु आयन के साथ लिगेंडों के द्वारा बनाए जाने वाले कुल बंधों की संख्या को हम कहेंगे समन्वय संख्या। ये टॉपिक हमने पढ़ा भी था पहले। तो समन्वय संख्या या फिर इसको उपसह संयोजन संख्या के नाम से भी जानते हैं। दोबारा सुन लें, केंद्रीय धातु आयन से लिगेंड कुल जितने उपसह संयोजक बंध बना लेते हैं, 6 बना रहा है तो समन्वय संख्या उपसह संयोजन संख्या क्या हो गई? 6। उसे हम समन्वय संख्या उपसह संयोजन संख्या कहते हैं। इसी को हम एक नाम से और जानते हैं जिसको हम द्वितीयक संयोजकता कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीयक संयोजकता। तो आपसे कोई सा भी पूछे इनमें से आप इजी गोइंग बता सकते हैं कि केंद्रीय धातु आयन से लिगेंड जितने लिगेंड जुड़े होते हैं ये नहीं कहना, बल्कि लिगेंड जितने उपसह संयोजक बंध बना सकते हैं। क्योंकि मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे यहाँ पे OX आ जाए, और OX का मतलब मैं पिछली क्लास में बता गया था ऑक्जेलेटो होता है। किस नाम से जाना जाता है? ऑक्जेलेटो, उसी को शॉर्ट में लिखा जाता है ऑक्जेलेटो। आप लोगों ने एग्जाम्पल ध्यान होगा कि कौन से लिगेंडों में था? द्विदंतुक में, एथिलीन डाइएमीन, ऑक्जेलेटो और ग्लाइसिनेटो। तो ये कैसा लिगेंड है? द्विदंतुक। एक लिगेंड 2 बंध बनाता है तो 3 कितने बनाएंगे? 6। तो लिगेंडों की संख्या तो 3 है, लेकिन बंधों की संख्या कितनी हो गई? 6। इसलिए समन्वय संख्या या जितनी भी चीज़ें उन सबका मान कितना हो जाएगा? 6। तो किसी भी संकुल यौगिक में लिगेंडों के द्वारा बनाए जाने वाले उपसह संयोजक बंधों की संख्या को समन्वय संख्या, उपसह संयोजक संख्या, द्वितीयक संयोजकता कहते हैं। अब देखेंगे आगे। अब जो हमारा मूल बात है इसको समझें। एक इम्पोर्टेंट चीज हमको यहाँ पे चाहिए होती है, द्वितीयक संयोजकता तो हो गई, लेकिन प्राथमिक संयोजकता क्या होती है?
मैंने आपको कहा था संकुल यौगिकों में इस हिस्से का ज़्यादा महत्व नहीं होता, मूल हिस्सा ये है बड़ा कोष्ठक। बड़े कोष्ठक में केंद्रीय धातु आयन, इसका एक निश्चित ऑक्सीकरण अंक होता है, वो हो सकता है +2 हो सकता है +3 हो या कुछ और भी हो। तो केंद्रीय धातु आयन की जो भी ऑक्सीकरण अवस्था होती है उसी को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक संयोजकता। तो इसकी ऑक्सीकरण स्टेट ही प्राथमिक संयोजकता कहलाती है। जैसे आप देखें, आपसे कहा जाए FeCl3, इसमें आपसे पूछा गया है Fe की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, कैसे निकालेंगे आप। यहाँ पे X रखा, क्लोरीन का, एक क्लोरीन की -1 होती है तो 3 है, 3 - 1, 3 × -1 बराबर। कुल आवेश देखें, यहाँ पर ना प्लस लग रहा है ना माइनस लग रहा है, तो कुल आवेश कितना हो गया, 0। निकाल लिया, X - 3 बराबर 0 और X बराबर +3। सेम प्रोसीजर अब यहाँ पे केंद्रीय धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या आ गई है, +3। सेम प्रोसीजर यहाँ पे है, हमको पूरे यौगिक में जिन जिन का पता है उनका लिखना है और केंद्रीय धातु आयन का हमको ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है। ये कभी भी रट के नहीं निकाली जाती, वहीं की वहीं निकाली जाती है। तो देखते हैं हम, हमारा अगला टॉपिक यही है कि प्राथमिक संयोजकता कैसे निकाली जाए। तो देखेंगे, इसके लिए आपका सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज काफ़ी काम करता है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, आवर्त सारणी में जैसे आपके पास पहला वर्ग है, एक तो जो आपको लिगेंडों की टेबल बताई है वो पूरी की पूरी याद होना जरूरी है, क्योंकि उसके अंदर आवेश दे रखे हैं सबके। जैसे Cl पे -1 होता है, SO4 पे -2 है, Cn पे -1 है, तो ऐसे सभी के आवेश दिए हुए हैं, तो वो आवेश आपको आवश्यक रूप से याद होने चाहिए, उनको आप पढ़ते रहिए। दूसरी बात, वर्ग 1, पहला वर्ग जो है आवर्त सारणी का, कौन आते हैं, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये तत्व आते हैं। इन सभी पर कितना आवेश होगा, पहला वर्ग है तो +1, इसी प्रकार से दूसरा वर्ग है तो कितना आवेश होता है, +2। क्लियर है। तो एस ब्लॉक के तत्वों के वो जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो हमेशा याद रखें कि पहला वर्ग जो है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम वाला, उसमें +1, और दूसरा जो है बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, बेरियम, स्ट्रोंशियम, इन सब पे +2 होता है। तो इतना तो याद रखना पड़ेगा। ठीक, एक एल्यूमिनियम का याद रख सकते हैं, सबको पता होगा कि कितना आवेश होता है, +3। इसके बाद थोड़ा सा आपका काम आसान हो जाता है। अब देखें, ध्यान देंगे कैसे निकालते हैं। बोलिए किसका निकालना है, जिसका निकालना है हमेशा इसी का निकालना होता है। तो इसके नीचे क्या रख देंगे, X। इधर की तरफ देखें, पोटेशियम कितने हैं हमारे पास, 4। तो 4 पोटेशियम का, पोटेशियम कौन से ब्लॉक का है, S ब्लॉक में प्रथम वर्ग का, तो इसका निश्चित रूप से +1 होएगा। तो 4 × +1 हो गया। इधर देखें प्लस, Cn पर आप आवेश देख लेना, आपको मिल जाएगा लिगेंडों वाली टेबल में, -1 मिलेगा तो 6 -1। अब देखेंगे इस पूरे हिस्से पे देखें कोई प्लस माइनस नहीं है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0। उत्तर देख लेंगे, 4 + x - 6 बराबर 0, और x बराबर आप कर लेना इसको, यह आ जाएगा 2। ठीक, तो इसका मतलब Fe पर यहाँ कितना आवेश है, 2 है। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। यही 2 जो है इसको हम प्राथमिक संयोजकता या केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं। कई बार पेपरों में सीधा ऑक्सीकरण अवस्था निकलवाता है कि इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी। और देखते हैं, ये पूछ लिया आपसे NiCl4 - 2, तो कैसे निकालेंगे। Ni का निकालना है, केंद्रीय धातु का X + 4, Cl का कितना होता है, -1। अब देखें बराबर, तो यहाँ का आवेश देखें, अब 0 नहीं है, कितना है, -2। तो जितना होता है उसको लिख देंगे, और कितना आ जाएगा, X बराबर -2 है, -4 प्लस होके पहुँचेगा, तो ये भी +2 आ जाएगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से हम ऑक्सीकरण अवस्था निकाल सकते हैं। और भी देख सकते हैं, अब ऐसी नौबत आ गई, ये थोड़ा सा हार्ड टाइप के क्वेश्चन है, ऐसी नौबत आ गई। हालांकि परेशानी इसमें भी नहीं है कोई तरह की, आप लोग इसको भी इजी गोइंग कर सकते हैं। कैसे, ये हिस्सा है, इसको क्या मानना था, x, लेकिन इनकी संख्या कितनी है, दुगनी, तो ये क्या हो गया, 2x। ठीक,
एमीन मैंने बताया था, एमीन यानी अमोनिया है, H2O, इन पर कोई आवेश नहीं होता तो इनका कुल आवेश कितना माना जाएगा 0। तो 6 दूने 12 हो गए और अमोनिया पर कितने हो गए 0 आवेश, तो 12 गुणा 0 प्लस क्या है सल्फेट। सल्फेट पे चेक करेंगे कितना आवेश है -2, तो 3 है, तो 3 गुणा -2 और कुल आवेश कितना हो गया 0। निकाल सकते हैं 2x प्लस 0 माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर क्या जाएगा +3। तो आप लोग अगर धैर्य से काम करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, तो आप लोग निश्चित रूप से निकाल सकते हैं। इनमें गड़बड़ होने की संभावना जब भी होती है जबकि आप लोग इसमें जल्दीबाजी करते हैं। ठीक, तो ये आपसे आराम से हो जाएंगे, इनको आप कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि ये ऑक्सीकरण अवस्था निकालने के कुछ और देखना चाहें, जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ये दे रखा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। मैंने कहा कि आप पूर्व धारणाओं से ग्रसित होकर के काम नहीं करेंगे, पहले अच्छे से देखें उसके बाद निकालें। बोलिए लिथियम किसका निकालना है, पहली बात तो एल्यूमिनियम का। अब आपको खूब पता है इसका 3 होता है, लेकिन लिखना नहीं है, खुद को निकालना है। क्या हो जाएगा x। ठीक, लिथियम कौन से वर्ग का है, पहले का है, तो इसका कितना हो जाएगा +1। हाइड्रोजन कौन से का है, हाइड्रोजन। अब बात आती है कि हाइड्रोजन की हम सामान्यतः +1 लिख देते हैं, तो आप हमेशा ध्यान रखें यहाँ पर हाइड्रोजन धातु के बाद आया है, इसका मतलब किसके रूप में है, लिगेंड के रूप में। और लिगेंड या तो माइनस होते हैं या उदासीन। तो आप उस टेबल में देखेंगे हाइड्रोजन आपको -1 अवस्था हाइड्राइडो के रूप में मिला था, तो ये हो जाएगा 4 -1। ठीक, तो ये बन जाएगा 1 और बराबर कितना जाएगा कुल 0 प्लस x -4 बराबर 0, x बराबर कितना निकल जाएगा +3। तो इस प्रकार से आप किसी भी केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण अवस्था निकाल सकते हैं। मैं कुछ एक यौगिक आपको जब क्वेश्चन करेंगे अपन तो उसमें बताऊंगा, आप उनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं आवश्यक रूप से निकालना सीखेंगे। एक उदाहरण इसमें और ध्यान रखना होता है, यदि कोई भी धातु हो, कोई भी एनीवन, निकिल, Fe, Cr और आपके दिमाग में जो आती हो, अगर इन्होंने कार्बोनिल लिगेंड के साथ बंध बनाए हुए हैं, यानी उपसह संयोजक बंध में CO लिगेंड है, ठीक, इस तरह से। एक बात और ध्यान रखें, CO देखो, C और O अगर बराबर लिखें तो ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसे कहते हैं कार्बोनिल लिगेंड। और अगर C बड़ा और O छोटा लिखा है तो ये होता है कोबाल्ट। तो ये तो एक धातु है और ये क्या है, लिगेंड है। कोबाल्ट अगर लिखा आएगा तो आगे लिखा आएगा जब तो धातु मानना है, और कोष्टक के रूप में लिखा है तो इसको क्या मानना है, हमको लिगेंड मानना है। क्लियर। तो अब ध्यान दें, यदि केंद्रीय धातु आयनों से, और किसी लिगेंड के लिए नहीं, कार्बोनिल लिगेंड जुड़ता है, चाहे वो कोई सी भी धातु हो, तो उस धातु की ऑक्सीकरण अवस्था ऑटोमेटिक 0 हो जाती है। कितनी हो जाएगी, 0। तो हमेशा ध्यान रखें, इनके लिए निकालने की आवश्यकता नहीं है, सीधा उत्तर आता है 0। इस बार पूछा भी गया था, शायद ये या इनमें से कोई सा क्वेश्चन था, एक यौगिक दे रखा था कि NiCO का होल 4 में केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी, उत्तर क्या आएगा 0। समझ गए। तो कभी भी CO लिगेंड आता है तो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था केंद्रीय धातु की कितनी होगी, 0। इसके लिए कोई किंतु परंतु नहीं है। अब देखें, इस सब के बाद जो हमारे टॉपिक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आता है, वो आता है उपसह संयोजक यौगिकों का नामकरण। नामकरण तो देखिए, नामकरण के लिए जो हमारे केमिस्ट्री की एक तरह से नियम की बुक है, जो हमारे केमिस्ट्री में नियम कानूनों का निर्धारण करती है, वो है IUPAC। कौन सी पद्धति है, IUPAC। IUPAC ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं, इनऑर्गेनिक में भी सारे काम वही करते हैं IUPAC। तो उपसह संयोजक यौगिकों का जो नाम लिखा, संकुल यौगिकों का जो नाम लिखा है, वो किसने दिए हैं, IUPAC ने कुछ नियम बताए। ठीक है।
तो उन नियमों पे तो हम चर्चा करेंगे या नहीं करेंगे, हमने क्या है उसको शॉर्ट में बदल दिया है कि शॉर्ट में 4 नियम बनाए हैं, उनको आप अगर उन नियमों को समझ गए तो आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको कुछ जानना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या जानते हैं। सबसे पहले हमारे पास संकुल 4 प्रकार के होते हैं। संकुलों के प्रकार, उदाहरण से आपको समझ में भी आएगा। तो देखिए यहाँ पे एक संकुल मैंने लिखा K4 FeCN का होल 6। अगर आपसे कहा जाए नमक का सूत्र लिखो तो आप क्या लिखेंगे, NaCl। कभी भी आप इस सूत्र को ClNa नहीं लिखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा पहले धनायन का नाम लिखा जाता है, धनायन का प्रतीक लिखा जाता है, फिर ऋणायन का, आगे वाला हिस्सा धनायन और पीछे वाला ऋणायन। तो इसी प्रकार से संकुलों में भी किसी भी यौगिक में 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है बड़े कोष्ठक के बाहर वाला और एक होता है बड़े कोष्ठक के अंदर वाला। ठीक है, तो एक हिस्सा तो हमारे पास बड़ा कोष्ठक हो गया पूरा, इसे कहते हैं हम समन्वय मंडल, और एक इसके बाहर वाला हो गया, ये इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, इसे कहते हैं आयनन मंडल। तो बड़े कोष्ठक के अलावा जो भी है वो दूसरा हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हिस्सा और ये हिस्सा दोनों अलग अलग है। आगे वाला हिस्सा क्या होता है, धनायन। तो ये वाला हिस्सा हमें किसकी तरह काम कर रहा है, धनायन। अब देखिए ये हिस्सा तो कौन सा हो गया, संकुल वाला हिस्सा, तो इसे तो कहते हैं हम संकुल ऋणायन। कौन सा हिस्सा है ये, संकुल ऋणायन। और ये कौन सा है, साधारण हिस्सा है, संकुल नहीं है, तो इसे कह देते हैं हम साधारण धनायन। तो देखिए संकुलों के प्रकार में एक प्रकार हो गया साधारण धनायन और संकुल ऋणायन, जिनमें संकुल भाग पीछे की तरफ आता है और धनायन भाग आगे की तरफ आता है, उसी के साधारण धनायन संकुल ऋणायन प्रकार के हो गए। दूसरे प्रकार के देखें, एक तो ये हो गया एक प्रकार, तो दूसरा FeNH3 का होल 6 और ये हो गया Cl3। यहाँ पे आप खुद ही देख सकते हैं, आगे वाला हिस्सा धनायन, पीछे वाला ऋणायन, ये मूल कॉन्सेप्ट है। तो देखिए संकुल वाला हिस्सा आगे आ रहा है और साधारण हिस्सा पीछे है, इसका मतलब ये दूसरा प्रकार हो गया संकुल धनायन प्लस साधारण ऋणायन। ठीक है, 2 हिस्से हो गए, साधारण धनायन संकुल ऋणायन, संकुल धनायन साधारण ऋणायन। तीसरा देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे यहाँ के केस में क्या हो रहा है, ये हिस्सा और ये दूसरा हिस्सा, आगे वाला हिस्सा भी कैसा है, बड़े कोष्ठक का, और पीछे वाला भी कैसा है, बड़े कोष्ठक का। इसका मतलब ये भी संकुल धनायन और ये कौन सा हो गया, संकुल ऋणायन। तो इसका नाम हो जाएगा संकुल धनायन और ये हो जाएगा संकुल ऋणायन। ठीक, मूल रूप से तो ये 3 प्रकार के होते हैं, साधारण धनायन संकुल ऋणायन, संकुल धनायन साधारण ऋणायन, संकुल धनायन संकुल ऋणायन। इसके अलावा कुछ छोटे-मोटे प्रकार हैं, छोटे मोटे, जैसे मैं एक आध प्रकार और बताता हूँ। ये आपकी जानकारी में आवश्यक रूप से होना चाहिए, इससे बहुत सारी चीज़ें हमारी सॉल्व होनी है। इसलिए फिर से देख लें, हम जब किसी यौगिक को लिखते हैं, लवण को लिखते हैं, तो उसमें धनायन और ऋणायन होते हैं। धनायन हमेशा आगे लिखा जाता है, ऋणायन पीछे लिखा जाता है। क्लियर है? तो यहाँ देखें बड़ा कोष्ठक है वो संकुल हिस्सा है, बाकी का हिस्सा है वो साधारण है। यहाँ देखें आगे का हिस्सा साधारण धनायन हो गया और ये कौन सा हो गया, संकुल ऋणायन। ये हो गया संकुल धनायन, पीछे का हो गया साधारण ऋणायन। यहाँ दोनों ही संकुल संकुल है, तो संकुल धनायन और संकुल ऋणायन। एक आध और प्रकार मैं आपको इसके बता देता हूँ, वो भी हम लोगों के काम आ जाते हैं। मेन तो ये 3 प्रकार हैं, जैसे CrNH3 का होल 3 Cl3, ये लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देखें केवल एक ही हिस्सा है, ना तो इधर की तरफ कुछ है और ना इधर की तरफ है और ना इसके ऊपर कोई आवेश है। तो जिसमें केवल एक ही हिस्सा होता है और हिस्से नहीं होते, उन्हें कहते हैं हम उदासीन संकुल। कौन से कहते हैं, उदासीन संकुल, कि कोई तो आवेश नहीं हो और आगे और पीछे कोई धनायन या ऋणायन नहीं होता, उसे उदासीन संकुल कहते हैं।
ठीक है, एक प्रकार ये भी हो सकता है। और दूसरा एक प्रकार ये हो सकता है NiCl4-2 या फिर COH2O का होल 6+3, एक प्रकार ये भी हो सकता है। इस प्रकार में क्या हो रहा है कि आगे और पीछे कोई धनायन ऋणायन नहीं है, यहाँ भी आगे पीछे कोई धनायन ऋणायन नहीं है, लेकिन इन पर आवेश है। इसको हम कहते हैं संकुल ऋणायन और इसको कहते हैं संकुल धनायन। तो मूल रूप से ये हमारे पास 6 प्रकार तो हैं, लेकिन ये उन्हीं के हिस्से हैं नीचे वालों के जो अभी हम पढ़ चुके हैं। तो कुल मिला के 3 प्रकार के आप मान के चलिए, साधारण धनायन संकुल ऋणायन, संकुल धनायन साधारण ऋणायन, संकुल धनायन संकुल ऋणायन, और ये इनके साइड में है। तो हम आज की क्लास को यहीं विराम देंगे। कल हम लोग इनके नामकरण पढ़ेंगे, कैसे इतना आसान है नामकरण करना, और पेपर में क्वेश्चन भी इनसे कुछ ना कुछ पूछे जाते हैं। तो आप लोग अभी तक की क्लास का दोबारा से रिवाइज करके अच्छे से स्टडी कीजिए, आपको चैप्टर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। थैंक यू।